सकते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लौट कर आई हूँ और तुम मुझे ठुकरा रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हें मेरा होने से रोक सके। लैला की आंखों में सुर्खी उतर आई थी और इसका लहजा सख्त हो गया था। तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुम्हारा नहीं होऊंगा, मैं अटल लहजे में बोला था। मेरी बात सुनकर लैला ने एक जोरदार कहका लगाया था। तुम कुछ भी कर लो। लैला ने मेरी बात मानी खेज अंदाज में दोहराई थी। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। लैला ने एक फलक शिगाफ कहका लगाया था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरे अंग अंग से पसीना फूट रहा था। दिसंबर के इस सर्द महीने में भी मुझे गर्मी महसूस होने लगी थी। मेरी बीवी भी उठ बैठी थी और अब मुझसे पूछ रही थी, साजिद क्या हुआ तुम्हें और इस कदर पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, एक डरावना ख्वाब देख लिया था। मैंने संभलते हुए अपनी बीवी को जवाब दिया और एक बार फिर लेट गया। अपनी बीवी को सोने की हिदायत देकर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी और मेरे सामने माजी एक बार फिर घूमने लगा था। अपनी छोटी बहन का खूबसूरत हंसता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ था और साथ ही आंखों से आंसू पानी बनकर बहने लगे। क्या वो सच में लौट आई है या फिर ये एक बुरा ख्वाब था? मुझे सोचों ने आ घेरा था। वो तो कैद में थी, फिर वो कैसे निकल सकती है? एक और आवाज मेरे अंदर से उभरी थी, नहीं वो नहीं आ सकती, ये सिर्फ मेरा एक बुरा ख्वाब था। मैंने खुद को तसल्ली देकर पुरसुकून करने की कोशिश की थी। मेरा दिल जो पहले बहुत तेजी से धड़क रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहा था और मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। पिछले एक हफ्ते से लैला ने हमारा जीना हराम कर दिया था। पहले पहल तो मुझे लगा ये सिर्फ मेरा वहम है, किसी बच्चे की शरारत होगी, लेकिन मुसलसल हादसों ने मेरा वहम दूर कर दिया और मुझे यकीन होने लगा था कि इन सब हादसों के सिरे कहीं ना कहीं इस ख्वाब से मिलते हैं। इस ख्वाब के 15 दिन बाद की बात है। जब मैं एक शाम घर आया तो मेरी बीवी काफी घबराई हुई थी। वजह पूछी तो कहने लगी, आज कमरे में पर्दे को खुद ब खुद आग लग गई। वो तो शुक्र है मैंने फौरी देख ली, वरना पता नहीं क्या कुछ हो जाता। मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी कि परेशान ना हो, किसी बच्चे की शरारत होगी, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। कहने लगी, मैंने प्यार और सख्ती से पूछा है, दोनों में से किसी ने भी ये काम नहीं किया। मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी और अपने कामों में मसरूफ हो गया। और फिर तो ये मुसलसल होने लगा। कभी मेरे कपड़े जले हुए मिलते, तो कभी पर्दे, तो कभी बच्चों के यूनिफॉर्म जो रात को इस्त्री करके बिल्कुल ठीक रखे जाते, लेकिन सुबह अलमारी खोलते ही पता चलता कि वो राख बने हुए हैं। ना कहीं आग का निशान, ना धुआं। ऐसा मालूम होता जैसे इनको जलाया कहीं और गया है और राख यहाँ पर डाल दी गई है। और आज तो हद ही हो गई थी। पूरे के पूरे ब्रीफ केस को आग लग गई और चंद मिनटों में ही जलकर वो खाक हो गया था। और हैरत की बात ये थी कि बाकी किसी चीज ने आग नहीं पकड़ी थी, हालांकि एक दूसरे के साथ मिलकर चीजें बढ़ी हुई थी। मेरी बीवी डर के मारे कमरे में नहीं गई थी और मुझे फोन कर दिया कि अंदर आग लग गई है। और फिर मैं उसी वक्त घर आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या होने लगा है और अब इसका हल क्या करूं। मैंने बीवी को तसल्ली दी और खुद आकर छत पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं, किसके पास जाऊं। अभी मुझे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरे आसपास लड़की की हंसी की आवाज गूंजने लगी और मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने दाएं बाएं देखकर जैसे ही सामने देखा तो मेरे सामने वो जलवागर हो गई। मुझे पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई थी। मैं फौरी तौर पर पहचान गया था, हालांकि मैं इसको 20 साल बाद देख रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराई थी और फिर बोली थी, साजिद मुझे भूल गए थे ना, बड़े बेवफा निकले तुम। कभी तो तुम कहते थे कि मैं मर के भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। लैला ने तंज किया था मुझ पर, लेकिन मैं खामोश परेशान इसको बस देख रहा था। वो मेरी हालत देखकर हंसी थी और फिर बोली, कैसे लगे मेरे तोहफे तुम्हें? लेकिन अफसोस तुम्हें फिर भी मेरी याद ना आई। तुमने ये अच्छा नहीं किया लैला, मैं गुस्से में चिल्लाया था। वो हंसी थी, इसकी हंसी में बहुत कुछ था, तंज, मजाक उड़ाना, गुस्सा, कर बर्दाश्त। वो हंसी थी और फिर हंसती ही चली गई। वो मेरी आंखों में देख रही थी और फिर बोली, साजिद मोहब्बत और जंग में तो सब जायज होता है और तुम्हारे साथ तो मोहब्बत भी है और जंग भी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, तुम्हारी हर खता माफ कर दूं या फिर सजा दूं। वो एकदम से संजीदा हुई थी।
फिर सोचती हूँ अपने पहले प्यार को सजा कौन देता है। चलो फिर तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। किसी दूसरे को इसमें हिस्सेदार नहीं बनाऊंगी मैं। ये मुमकिन नहीं, मैं अटल लहजे में बोला था। अब तो तुम ये ना कहो कि ये मुमकिन नहीं, मुमकिन तो है। अब ये तो तुम पर है कि तुम आसानी से मेरे हो जाओ या फिर मैं तुमको अपना बना लूं। वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, वो धमकी आमेज लहजे में बोली थी। और दूसरी बात ये कि अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक सकती। अब मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मतलब तुम समझ रहे हो ना, वो मुझे समझाने वाले अंदाज में बोली थी। बचपन में जो दिन मेरे सबसे खूबसूरत और काबिल फ़ख्र थे, अब वही मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा भयानक थे। मैं आज तक पछताता हूँ क्यों कर मेरी बहन की मौत मेरी वजह से हुई थी। मैं ज़िम्मेदार था, कोई इल्ज़ाम तो नहीं देता था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे चैन से नहीं रहने देता था। लैला की वजह से मेरी बहन की मौत वाक़या हो गई थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये सब। मैं माजी के दिन याद करने लगा जब मेरी मुलाकात लैला से हुई थी। तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी अम्मी के साथ यहाँ आती हूँ, वो बोली थी और उसके होंठों से अल्फाज कलियां बनकर निकले थे। मुझे भी तुम बहुत प्यारी लगती हो और मैं सिर्फ तुमको देखने के लिए रोज इस वक्त यहाँ आता हूँ। मैंने शर्माते हुए कहा तो वो हंसने लगी। ठीक है, तुम कल फिर आना, मैं कल फिर अकेली आऊंगी, फिर हम बातें करेंगे। अभी मुझे देर हो रही है। इसने घड़ा उठाकर सर पर रखा था और अपने घर की तरफ जाने वाली पगडंडी की तरफ कदम बढ़ाने ही लगी थी कि मैंने आवाज दी। वो हंसकर पलटी और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? लैला, इसने हंसते हुए जवाब दिया और आगे बढ़ गई। और मेरा नाम साजिद है। मैंने पीछे से हाँक लगाई थी। मुझे पता है, इसने मेरी तरफ पलटकर देखते हुए जवाब दिया और फिर मुझे हैरान छोड़कर आगे बढ़ गई। मैं हवाओं में उड़ने लगा था। मैं खुद पर ऐसे इतरा रहा था जैसे कोई बड़ा किला फतह कर लिया हो। मेरी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। मैं ख्वामख्वाही हंसे जा रहा था, तो इसका मतलब वो भी मुझे रोज देखती थी। शाम के साए ढल रहे थे और अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। ऐसा पिछले 2 महीने से चल रहा था। मैं छुपन छुपाई खेलने के लिए रोज इस कब्रिस्तान की तरफ आ जाता था और फिर इस परी चेहरा का इंतजार करने लगता। और फिर जब वो आती तो मैं छुपकर इसको देखता और इसके जाने के बाद मैं घर जाता। ये एक इत्तेफाक ही था कि मैं एक दिन अपने दोस्त को ढूंढते हुए इसकी तरफ आ रहा था कि एक लड़के ने बताया कि मैंने इसको कब्रिस्तान की तरफ देखा है। तो मैं इसकी तरफ आ गया और फिर जैसे ही कब्रिस्तान के करीब आया तो वो परी चेहरा मुझे नजर आ गई और मैं उस पर अपना आप इस पर हार गया और फिर मैं देखता का देखता रह गया। होश तब आया जब वो कब्रिस्तान से निकलकर पगडंडी की तरफ चलती हुई नजरों से ओझल हो गई। होश आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। मैंने फिर जल्दी जल्दी घर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और फिर तो ये रोज का मामूल बन गया था। मैं रोज ही शाम होने से पहले दोस्तों से नजरें बचाकर इस तरफ निकल आता और रोज इसको देखता था। दरअसल वो अपनी अम्मी के साथ पानी भरने के लिए रोज शाम को कब्रिस्तान वाले नलके पर आती थी। मैंने इस लड़की का जिक्र किसी से ना किया था और ना किसी को मालूम होने दिया था कि मैं इस तरफ आता हूँ। आज वो अकेली आई थी, इसके साथ कोई नहीं था, इसलिए मैं बगैर डर के इसके करीब चला गया था। वो मुझे देखकर मुस्कुराई थी जिससे मेरा हौसला बढ़ गया था और जब वो बोली तो इसके मुंह से फूल झड़ने लगे। मैं और लैला मोहब्बत की राहों में गामजन थे। साजिद, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही हैं। मैं तुम्हारे घर छुपने के लिए गया था तो तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि साजिद को भेजना कोई काम है। अच्छा, मैं जाता हूँ। अगर मेरी बहन फातिमा नजर आए तो उसको कह देना कि मैं घर जा रहा हूँ, वो शायद लैला के साथ हो। ठीक है, मैं कह दूंगा। लैला और फातिमा में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों इकट्ठी छुपती और बारी आने पर इकट्ठी बारी भी देती थी। जी अम्मी, आपने बुलाया था? जल्दी बताएं क्या काम था? मैंने खेलने जाना है। घर में दाखिल होते ही मैं अम्मी के सर पर सवार हो गया। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अच्छा चल, तू आ गया है तो अपने दादा का हुक्का ताज़ा कर जा। अम्मी ने अपना काम मुझे सौंप दिया था। मैं दिल पर जबर करके हुक्के की तरफ बढ़ गया था और साथ ही अली के साथ दो दो हाथ करने का सोच रहा था, जिसने झूठ बोलकर मुझे यहाँ फंसा दिया था। घर से आते आते मुझे काफी देर हो चुकी थी।
घर वाले एक काम खत्म करता तो दूसरा कह देते। इस तरह मेरे खेल का सारा टाइम घर में ही निकल गया था और अब जब मैं वापस आया तो सारे अपने अपने घरों को जा चुके थे, लेकिन फातिमा कहीं ना थी। वो घर भी ना आई थी। अच्छा, मैं अली से पूछ कर आता हूँ, शायद उसकी बहन के साथ इनके घर चली गई हो। मैंने ये सोचते हुए अली के घर का रुख किया था। जहाँ पर खेल रहे थे वहाँ के आसपास के घरों से मैंने पता किया था, लेकिन किसी को कुछ मालूम ना था। एक दो ने मुझे कहा कि वो लैला के साथ थी। शायद वो उसके साथ उनके घर चली गई हो। नहीं, इसके साथ वो नहीं जा सकती, वो काफी दूर रहती है। मुझे तो उसके घर का पता भी नहीं मालूम, और फिर अगर इसके साथ वो जाती तो किसी को बता कर तो जाती। मैंने इनको जवाब दिया तो वो भी मेरे हम ख्याल हो गए। हाँ, ये बात तो है। बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, और जिस जिसको पता चली वो डर और खौफ से सहमा जा रहा था। साजिद फौरन अली के घर गया फातिमा का पता करने, और जो बात अली से पता चली थी इस पर साजिद को यकीन ही नहीं आ रहा था। अली ने बताया कि मैं आज खेलने के लिए गया ही नहीं था। दोपहर को दरख्त से गिरकर मुझे चोट लग गई थी, और इस बात की गवाही इसके घर वालों ने भी दी थी। सारा गांव इकट्ठा हो गया और फिर सबने मिलकर पूरा गांव और आसपास का इलाका छान मारा था, लेकिन फातिमा का कहीं अता पता नहीं मिल रहा था। और फिर किसी ने कहा था कि कब्रिस्तान में देखो, और फिर 8-10 लोग कब्रिस्तान में दाखिल हुए और ढूंढने लगे, और एक कोने से शोर बुलंद हुआ। फातिमा मिल गई। जिस जिसने फातिमा को देखा था इसका खून खुश्क हो गया था, और वो लड़का तो डर के मारे बेहोश होकर गिर गया था। फातिमा के बाल बिखरे हुए थे और वो एक पुरानी कब्र पर बैठी हुई थी, और दोनों हाथों से कब्र की मिट्टी जल्दी जल्दी साइड पर कर रही थी। इसके 2 कदम की दूरी पर एक कब्र पूरी तरह से खुली पड़ी थी। लोगों को देखकर फातिमा खूंखार आवाजें निकालने लगी थी। कोई भी फातिमा के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और फिर आकर कुछ बुजुर्गों ने हिम्मत करके फातिमा को पकड़ा था। फातिमा की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गई थी, जो चांद की रोशनी में और खूनख्वार नजर आ रही थी। फातिमा को बड़ी मुश्किल से 4-5 बंदे पकड़कर घर लेकर आए। फातिमा को जैसे ही घर लेकर आए वो खुद को आजाद करवाकर बाहर भागने की कोशिश करने लगी। वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। 4-5 बंदों ने मिलकर फातिमा को रस्सियों से बांध दिया था। खादिम हुसैन शाह साहब का पता करो, ये मौलवी साहब के बस की बात नहीं, किसी ने हजूम में कहा, और फिर शाह साहब को बुलाया गया। शाह साहब, मैं इससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करें, मुझे माफ कर दें। मैं मर जाऊंगी शाह साहब, मैं मर जाऊंगी। लैला शाह साहब के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन शाह साहब पर इसके रोने पीटने का कोई असर नहीं हो रहा था। तुम्हारी वजह से इसकी बहन की जान चली गई, और तुम कहती हो कि माफ कर दो, और फिर एक लम्हे के लिए मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। तो तुम जो बात कर रही हो वो जायज ही नहीं, बल्कि इंसानी फितरत के ही खिलाफ है, और वैसे भी तुमने गलती की है, इसकी सजा तुमको हर हाल में मिलेगी। शाह साहब के दिल में जरा भी नरमी पैदा नहीं हुई थी। शाह साहब ने अटल लहजे में कहा था, मेरी कोई गलती नहीं, मेरे बाप ने मुझे अंधेरे में रखा। इसने मुझे कहा था कि वो इसको तोहफा देगा, वो मेरी सहेली है। मुझे नहीं मालूम था कि वो इसको मारकर इस पर काबिज हो जाएगा। और जो अली की शक्ल में साजिद से मिला था वो भी एक जिन था। इसने मुझे कहा था कि आज अली नहीं आया तो मैं खेल लूं। मेरा बहुत दिल कर रहा है, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था कि दोपहर को इसने ही अली को दरख्त से गिराया था। मैं हर बात से लाइल्म थी, और वैसे भी आपने मेरी बात की गलती की सजा मेरे बाप को दे तो दी है, इसको फना तो कर दिया है आपने। अब मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? लैला ने रोते हुए कहा था। तुमने झूठ बोला साजिद के साथ। शाह साहब ने बात भी मुकम्मल नहीं की थी कि लैला बोल पड़ी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। इसने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ और मैं कौन हूँ। अगर पूछता तो मैं इसको सब कुछ सच सच बता देती। मैंने कोई अभी बात मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि शाह साहब ने फूंक मारी थी, और अगले ही लम्हे लैला बोतल में कैद हो गई। मेरी मोहब्बत सच्ची है, मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगी, लैला ने बुलंद आवाज में कहा था, लेकिन आवाज सिर्फ शाह साहब के कानों तक ना पहुंची थी, बोतल में ही दम तोड़ गई थी। शाह साहब ने आते ही सब कुछ भांप लिया था, और फिर आधे घंटे की पढ़ाई की थी और दोनों बाप बेटी को हासिल कर लिया था। और फिर लैला के बाप ने सब कुछ उगल दिया। लैला के बाप ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक चिल्ला काटना था, जिसके लिए इसको ऐसी लड़की की तलाश थी जिसकी उम्र 10 साल से कम हो। बहुत तलाश के बाद इसको वो लड़की मिली थी, और वो थी फातिमा। चिल्ले की शर्त थी कि वो फातिमा पर जबरदस्ती काबिज नहीं होता, वो खुशी के साथ इसके पास आए।
लैला के बाप ने सब कुछ प्लानिंग के तहत किया था। साजिद को कब्रिस्तान की तरफ भी खुद लेकर गया था। जिसने साजिद को कब्रिस्तान का कहा था वो भी लैला के बाप का चेला था। लैला इस सब से लाइल्म थी। वो वाकई कुछ नहीं जानती थी। वो साजिद से सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। वो अपने बाप की साजिश का शिकार हो गई थी। लैला जैसे ही फातिमा को अपने घर लेकर गई थी, उसके बाप ने उसको मारकर इसके जिस्म पर काबिज हो गया और अब इसको पुरानी 2 कपड़े खोदकर इनमें से रीढ़ की हड्डी निकालनी थी और इसके बाद इनको जलाकर इनकी राख को अपने जिस्म पर मलकर कब्र में बंद हो जाना था, तब तक के लिए जब तक फातिमा का जिस्म गल सड़कर मिट्टी न हो जाता। लेकिन वो इससे पहले ही अपने अंजाम को पहुंच चुका था। एक जोरदार कहके की आवाज पर साजिद अपने माजी से हाल की तरफ पलटा। परेशानी, मायूसी, दुख और बेबसी साजिद के अंग अंग से टपक रही थी। साजिद छत में बैठा सोचों में गुम था कि करे भी तो क्या करे। सब कुछ इसकी सोच और पहुंच से बालातर था। वो हर जगह की खाक छान आया था, लेकिन इसको कुछ हासिल नहीं हुआ था। वो सबसे पहले खादिम हुसैन शाह के पास गया, जहां जाकर इसको मालूम हुआ कि शाह साहब 5 साल पहले वफात पा गए हैं और इनकी जगह कोई भी न ले सका। वो हर जगह से मायूस लौट आया था। वो जिसके पास जाता वो पूरी तसल्ली देते और फिर अगले दिन ही इसको खबर मिलती कि रात इस बाबा को किसी ने कत्ल कर दिया और कातिल का पता तक न चला। अब तक वो 5 बाबों के पास गया था और वो 5 कत्ल हो गए थे। अब साजिद हर तरफ से मायूस हो गया और अब छत पर बैठा सोचों में गुम था। जब फिजा में कहके की आवाज बुलंद हुई तो आखिरकार तुमने हार मान ही ली। मैंने तुमसे पहले भी कहा था साजिद, अब इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमको मेरा होने से रोक सके। तुम तो बस हर सूरत में मेरे हो और सिर्फ मेरे। अब तुम्हारे लिए ये आखिरी वार्निंग है। 3 दिन के अंदर अंदर अपनी बीवी को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करो, वरना इसके बाद जो कुछ होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। लैला ने धमकी देते हुए कहा था, क्योंकि मोहब्बत और जंग में तो सब जायज होता है। जो तुम चाहती हो वो हरगिज ना होगा, जो तुमसे होता है कर लो। साजिद ने लैला की धमकी नजरअंदाज करते हुए कहा, साजिद मेरे साथ जिद न लगाओ, तुम बहुत पछताओगे और दूसरा ये तो वक्त बताएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। लैला ने वार्निंग देते हुए कहा और अगले ही लम्हे वो हवा में तहरीर हो गई और साजिद अपना सर थाम कर बैठ गया। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। साजिद के चारों तरफ ये अल्फाज गूंज रहे थे और वो राख की ढेर पर बैठा धाड़े मार मार कर रो रहा था। लोग चारों तरफ जमा थे, इसको दिलासा दे रहे थे, इसको संभाल रहे थे, लेकिन वो था कि किसी के काबू में नहीं आ रहा था। वो कभी अपना सर दीवार पर मारता तो कभी जमीन पर। इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना हम हल्का करे तो कैसे करे। 2 घंटे पहले वो खुशी खुशी घर लौटा। इसको किसी ने बड़े माहिर आलम का पता बताया था, जो हर किस्म का जादू टोने के माहिर थे। बताने वाले ने साजिद को यकीन दिलाया था। वो ये खबर अपनी बीवी को सुनाने के लिए बेताब था, जिसने कहा था कि मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मरेंगे तो साथ और जिएंगे तो साथ। वो जैसे ही अपने मोहल्ले में दाखिल हुआ था, इसको दूर से धुआं दिखाई दिया था। इसको लगा किसी ने कूड़े को आग लगाई होगी। ऐसा अक्सर होता था पहले तो, लेकिन वो जैसे ही अपनी गली में दाखिल हुआ, इसके मकान के चारों तरफ लोगों का रश था। इसका दिल किसी अनहोनी का इशारा देने लगा और फिर इसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो तेजी से अपने मकान की तरफ भागा था और फिर जैसे ही लोगों को हटाकर वो अंदर दाखिल हुआ, इसके सामने बस राख ही राख बिखरी हुई थी। घर की हर चीज जल चुकी थी और इसमें इसकी बीवी और दोनों बच्चे भी शामिल थे। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ, लेकिन साजिद था कि अपने होश में था ही नहीं। वो राख को उड़ा रहा था, खुद पर गिरा रहा था और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वो गिरकर बेहोश हो गया था। बस हो गई तुमसे मोहब्बत, अब मैं क्या करूं? मुझ पर अपना बस नहीं रहा। मैंने कहा भी था मेरे साथ जिद ना लगाओ, लेकिन तुम बाज ही ना आए। मैं अना में आ गई और मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय तुम्हारे। मैं बहुत पछता रही हूँ, मैंने बहुत गलत किया। वो 3 दिन से साजिद के दिल को जीतने की कोशिश कर रही थी। आज तीसरा दिन था। साजिद राख के ढेर पर बैठा हुआ था। बहुत से लोगों ने इसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से जरा बराबर भी नहीं हिला था। आज लैला वापस आई थी और साजिद को राख के ढेर पर बैठा देखकर इसका दिल कट सा गया था। लैला ने फौरी तौर पर साजिद को उठाया था और छत पर बने वाहिद कमरे में ले आई थी, जो जलने से बच गया था।
अब शाम होने को आई थी और लैला साजिद का सर अपनी गोद में रखकर अपना पछतावा और मोहब्बत के बोल बोल रही थी और साजिद सामने दीवार को यकटक देख रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारा हो जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, साजिद ने खुश्क लहजे में कहा था। आखिर साजिद मान ही गया था। लैला ने ठीक कहा था, तुमको मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम हुक्म करो। लैला ने खुशी से बेकाबू होते हुए कहा। अच्छे से सोच लो, फिर न कहना, साजिद ने फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए कहा। तुमको हमेशा के लिए इंसानी जिस्म में आना होगा, मैं तुमको महसूस करना चाहता हूँ। साजिद ने अपनी बात मुकम्मल की थी और अब लैला की तरफ देखने लगा, जिसकी हालत ही बदल चुकी थी। बस इतनी सी मोहब्बत थी? मैंने तो सुना था मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। साजिद ने ठीक वक्त पर चोट लगाई थी। साजिद की बात पर लैला तड़प उठी थी। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लैला ने एक लम्हे में फैसला कर लिया था, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा, वो ये कि तुम्हें भी मेरे साथ जीना होगा, मेरे साथ मरना होगा। साजिद लैला की बात सुनकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया और फिर अगले लम्हे साजिद ने फैसला कुन लहजे में कहा था, मुझे मंजूर है। साजिद के अंदाज से ऐसा मालूम हुआ था जैसे इसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। रात का दरमियानी पहर चल रहा था और साजिद एक बेलचा हाथ में लिए बेखौफ व खतर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। अब इसका रुख एक ताज़ा बनी कब्र की तरफ था, जिसका अभी पानी भी खुश्क नहीं हुआ था और इसके चारों तरफ फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। कब्र अभी 2 घंटे पहले तैयार की गई थी। 5 मिनट के अंदर अंदर साजिद ने मुकम्मल कब्र खोल ली थी और अब बगैर किसी खौफ और डर के वो कब्र के अंदर उतर गया। थोड़ी देर में ही लाश कब्र के बाहर थी। साजिद ने लाश का कफन मुंह की तरफ से खोला था और फिर लाश का चेहरा देखते ही साजिद के चेहरे पे कई रंग आकर गुजर गए थे। साजिद ने लाश को एक तरफ रखकर इसके कपड़े तब्दील किए और कफन कब्र के अंदर डाल दिया और फिर कब्र की मिट्टी बराबर कर डाली। इसको फिर से पहले वाली हालत में ले आया था और पानी का छिड़काव करके कब्र पर फूल की पत्तियां भी डाल दी थी, जो वो अपने साथ लेकर आया था। ये सब करते हुए इसका दिल एक बार भी नहीं घबराया था। साजिद अभी काम से फारिग हुआ था कि चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता आंधी की शक्ल इख्तियार कर गई। आंधी में इसे बहुत खौफनाक आवाजें आने लगी थी। साजिद ने एक दरख्त के तन्ने को पकड़ लिया था, लेकिन इसके कदम फिर भी जमीन से उखड़ रहे थे और फिर अचानक आंधी रुक गई और लड़की की लाश को एक झटका लगा था और वो उठकर बैठ गई और फिर अगले लम्हे वो लड़की अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर लड़की भागकर साजिद की तरफ आ गई और आकर साजिद से लिपट गई। लैला इंसानी रूप में आ चुकी थी। लैला साजिद का साथ पाकर बेहद खुश थी। एक रात साजिद सोया हुआ तो उसके ख्वाब में आया, साजिद तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए और तुमने अपनी नई दुनिया बसा ली। साजिद तुमसे मुझे ये उम्मीद ना थी, तुम्हें अपने बीवी बच्चे भी याद नहीं आए। साजिद एक झटके से उठकर बैठ गया था, पसीने से सारे कपड़े भीगे हुए थे। तो ये ख्वाब था। साजिद जैसे ही पूरी तरह होश में आया, साजिद को इसका अंदाजा हो गया था, लेकिन वो अल्फाज अभी भी चारों तरफ गूंज रहे थे। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए साजिद, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। साजिद ने बेड की दूसरी तरफ देखा, जहां लैला बेखबर सो रही थी। नहीं, मैं तुमको नहीं भूला। साजिद ने खामोश आंसू बहाते हुए अपनी बीवी को ख्यालों में पुकारते हुए आवाज दी थी। नहीं, मैं तुमको नहीं भूला। नहीं, मैं तुमको नहीं भूला। आंसुओं से साजिद का चेहरा तर हो रहा था और वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मैं तुमको नहीं भूला। एक अहद में बंधा हुआ था, लेकिन अब और नहीं। मैंने सब सोच लिया है, साजिद ने अटल लहजे में कहा था। ये बदबू कैसी है? लैला जैसे ही कमरे में दाखिल हुई थी, इसने साजिद से पूछा। अभी कुछ देर पहले वो सारा शहर घूमकर वापस लौटे थे। साजिद ने लैला को हर चीज दिखाई थी और महसूस करवाई थी। लैला की बात सुनकर साजिद खामोश रहा और लैला का हाथ पकड़कर कमरे के दरमियान में आ गया था। साजिद का एक हाथ लैला के हाथ में था और दूसरा पैंट की जेब में था। साजिद लैला की आंखों में देखने लगा था और फिर लैला को पुकारा, लैला, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है ना? साजिद का लहजा अजीब और पुरजरार था। साजिद के सवाल पर लैला हैरान हुई थी और उलझे हुए अंदाज में साजिद की तरफ देखने लगी।
इससे पहले कि लैला कुछ जवाब देती, साजिद की जेब से लाइटर निकला था और अगले ही लम्हे इसमें से शोला निकला था और साजिद ने लैला को अपनी तरफ खींच लिया था। लाइटर से निकलने वाले शोले ने गैस से भरे पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया और लैला की हाँ गले में ही दबकर रह गई। ये तो एक अहद था जो निभाना था, वरना जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती। साजिद के अल्फाज फिजा में चारों तरफ गूंज रहे थे और सब कुछ तेजी से राख हो रहा था और यूं लैला के साथ साजिद भी जिंदगी की बाजी हार गया। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।